मुसलमानों के आरक्षण पर आरजेडी का समर्थन। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय के प्रति अपनी दरिया दिली दिखाई है। उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन किया। इसी मुद्दे पर हम रिपोर्ट, आज पूरा चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लालू प्रसाद यादव की गिनती भारतीय राजनीति के चतुर राजनेता के रूप में होती है। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर मुसलमान वाला दांव चल दिया। लालू प्रसाद यादव एक तरफ संविधान बचाने और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी ओर वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के वोट में इतने अंधे हो गए, वे बाबा साहेब अंबेडकर की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम करने से भी हिचक नहीं रहे हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण देने पर टिकी हुई है। वे हर चुनाव में अपने को सबसे बड़ा आरक्षण समर्थक बताते हैं। यह अलग बात है, चुनाव खत्म होते ही उनके आरक्षण संबंधी बयान खत्म हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि लालू की पूरी सियासत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों में जाति की भावना भड़काने और उनको आरक्षण खत्म होने का डर दिखाकर टिकी हुई है, तो गलत नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद राजद बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी जो आशंका जता रहे थे, वह सही बात हो रही है। पार हो गए वो। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए राज की सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है, उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि SC, ST और OBC का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के MY कॉम्बिनेशन में M प्राइमरी हो गया और Y सेकेंडरी हो गया। हम जात बिरादरी के नजरिए से नहीं देखते, परंतु जो प्रचलित धारणा के अनुसार M का अर्थ मुस्लिम और Y का अर्थ यादव माना जाता था, तो इसका अर्थ हो गया कि अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने चुनाव के बीच जिस तरह देश हित के ऊपर राजनीति हित को रखा, ये गंभीर मामला है। हमारे राजनेताओं को कोई भी बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके बयान का समाज पर क्या असर पड़ेगा।
तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन कुमार सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं आरजेडी के। हमारे साथ दीपक सोनकर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सचिन जी, विकास के नाम पर चुनाव की शुरुआत होती है और आते आते दूसरा चरण, तीसरा चरण हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। तो क्या विकास या देश की तरक्की का रास्ता हिंदू मुस्लिम आरक्षण के आधार पर ही निकलेगा? तो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ही किए हैं और भाजपा के ही लोग किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था आरक्षण देने की बात मस्जिद और मुसलमान की तरफ ले जाना चाहती है। तरक्की और विकास की बात कहां भाजपा और प्रधानमंत्री जी कहीं कर रहे हैं? नहीं तो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, क्या उसी से देश की तरक्की होगी? अरे लालू प्रसाद यादव जी से हमारे आदरणीय नेता से मीडिया कर्मी पूछे कि भाई मुसलमानों का आरक्षण मिलना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया हाँ। आपके हिसाब से सचिन जी, आपके हिसाब से मिलना चाहिए? अरे जो किसी भी नेता से, मान लीजिए नीतीश कुमार जी से कोई पूछेगा, चाहे किसी नेता से पूछेगा कि फलाना को आरक्षण मिलना चाहिए, तो अभी चुनाव के दौरान कोई क्या कहेगा? यही ना कहेगा कि हाँ। तो ये चुनावी मजबूरी है। तो क्या कहा जा सकता है जब प्रधानमंत्री जी अभी एक सप्ताह पहले से चुनावी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना सचिन जी, मैं आपसे जब बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा तब उनसे पूछ लूंगा मैं। अभी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना। देखिए तो चुनावी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। हमारे नेता हमेशा अकलितों के हितैषी रहे हैं और दलित, अति पिछड़ा और सभी समाज के लोगों के साथ लेकर चलने की हिमायती रहे हैं हमारे नेता। पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित? अरे सभी को साथ लेकर चलने का और सभी की तरक्की और देश तो की तरक्की। उन्होंने तो कहा कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें दलित कहां है? इसमें कहां पर है बाकी लोग पिछड़े? तो कहां अपने बयान में हमारे नेता ने कहा है कि दलित को और पिछड़ा को या अति पिछड़ा? मैं भी तो वही पूछ रहा हूं ना। आपने कहा कि हमारे नेता पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों का साथ देते हैं, दलितों का साथ देते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि उनके बयान में कहां है पिछड़े? पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए, इस बात को कह देने से दलितों का साथ कहां है? ना कहां दलित, अति पिछड़ा के आरक्षण की कटौती करके आरक्षण देने की बात कहे हैं हमारे नेता। तो मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं यही बात तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना मैं। आप बताइए ना कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए, इसका मतलब क्या? अरे सचिन जी, सवाल सुन लीजिए ना पहले, पूरा सवाल सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, इसका मतलब क्या है वो समझा दीजिए मुझे। ना पूरा का पूरा आरक्षण मिलने की कहां बात कहा है आप? अच्छा फिर क्या कहा? चलिए हाँ बता दीजिए ना क्या कहा उन्होंने फिर। उन्होंने कहा, पूछा गया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिलना चाहिए। अच्छा, इन्होंने तो आपको भी लगता है मिलना चाहिए? आरक्षण की कटौती करके आपको भी लगता है मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। आपको भी लगता है मिलना चाहिए? अरे सामाजिक स्तर पर देश में आरक्षण है और धर्म के आधार पर नहीं है, तो कैसे मिलना चाहिए? लेकिन जिस तरह से सवाल किया गया वैसे उन्होंने जवाब दिया था। तो लालू प्रसाद यादव ने गलत कहा? गलत नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह से सवाल पूछा गया उनसे वैसा उन्होंने जवाब दिया, वैसा उन्होंने कहा। तो यानी कि जब सवाल पूछा गया तब उनको ये बात नहीं पता थी कि आरक्षण सामाजिक आधार पर मिलेगा या धर्म के आधार पर मिलेगा। चुनावी मजबूरी थी इसलिए हाँ बोल दिया, क्योंकि वोट लेने थे। क्यों सचिन जी, सुन पा रहे हैं सचिन जी? दीपक सोनकर जी, दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? सचिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राणा जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ ठीक है दीपक जी, आ रही है आपकी आवाज। दीपक जी, जी आरजेडी का यह आरोप है कि हिंदू मुस्लिम जो शुरू हुआ वो बीजेपी ने किया, तो क्या विकास का रास्ता हिंदू मुस्लिम से निकलेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब विकास की बात आती है तो विकास को लेकर के हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करी। तब हमने ये तो नहीं देखा ये मुस्लिम में इनको आवास की योजना नहीं देना चाहिए। तब हमने ये तो नहीं देखा कि ये मुस्लिम में तो हमको आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं देनी चाहिए। मगर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये केवल सत्ता की मलाई चखने के लिए, एक वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जाने की बात करते हैं। लोगों से सवाल, आरक्षण किसको मिलना चाहिए दीपक जी? दीपक जी, आरक्षण किसको मिलना चाहिए? देखिए, बाबा साहब के संविधान के अनुसार निश्चित तौर पर जो सामाजिक दर्जा है, सामाजिक स्थिति है,
और जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उन लोगों को आरक्षण की स्थिति में रखने का काम किया और ऐसे लोगों को ही आज आरक्षण का मिलने का प्रावधान तय हुआ है। हम संविधान को, अब आप देखिए किस तरीके का झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये देश की जनता है, देश की जनता। देखिए राणा जी, मैं बहुत स्पष्ट बात करूंगा, आज देश के अंदर जो वातावरण है, जो वातावरण ऐसा है, वो देश की जनता जानती है। किसने कितनी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया, आज मूलभूत सुविधाएं जनता को किसने देने का काम किया। उस गरीब के सर पर छत नहीं थी तो किसको दर्द हुआ? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उसके सर पर छत देकर के, उसको प्रधानमंत्री आवास देकर के आज 8 करोड़ परिवारों को आवास देने का काम किया। अगर किसी परिवार में स्वास्थ्य में बीमार होता और इलाज नहीं करा पाते तो किसको दर्द हुआ? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और आयुष्मान कार्ड देकर के 60 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। दीपक जी, जब देश आजाद हुआ और जब संविधान लिखा गया तो उसमें आरक्षण परमानेंट नहीं था, वो कुछ समय के लिए लिखा गया था कि कुछ समय तक मिलना चाहिए। लेकिन आज 76-77 साल बाद भी अगर आरक्षण पर हम बहस कर रहे हैं, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए, तो क्या समझे कि ये राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, मुझे लगता है जब संविधान के तहत पर बाबा साहब जी ने उस संविधान की रचयिता के साथ साथ और आरक्षण की बात करी, जो वर्ग जो अछूता था, जो वर्ग जो पिछड़ा था, जो वर्ग जो शोषित था, जो वर्ग जो वंचित था, आज उसको आरक्षण देने का काम किया। और आज जो लोग आज भी वंचित और पिछड़े, मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। मैं खुद उस वर्ग से आता हूं राणा जी, उस वर्ग से आता हूं और उस बस्ती में रहता हूं। उस बस्ती में कितने परिवार के लोग शिक्षित होते हैं और कितने परिवार के लोग रोजगार पा पाते हैं और कितने परिवार के लोग अपने जीपाचन को पूरा कर पाते हैं। जो सामाजिक दायरा है, जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें कितनी भूमिका उस गरीब दलितों की और शोषितों की। दीपक जी, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि जब संविधान लिखा गया तब आरक्षण की सीमा 10 साल रखी गई थी, लेकिन हम इसे खींचते हुए, घसीटते हुए 76-77 साल तक ले आए हैं। ये कहां चूक हुई, कहां कमियां हुई, या कौन सी मजबूरी रही राजनीतिक पार्टियों की, सत्ताधारियों की, कि आज भी हम आरक्षण पर ही बात कर रहे हैं? देखिए, आज भी जो वर्ग शोषित है या जो पीछे की पंक्ति पर बैठा हुआ है, तो उसको आगे की पंक्ति पर लाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यानी कि अभी तक की सरकारें इस बात पर फेल रही कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको बराबर में लाकर खड़ा कर सकते थे, जो नहीं कर पाई सरकारें। देखिए, सरकार ने हमेशा से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा से जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास का नारा है, उसको पूरा करने का काम किया है। वो किसी वर्ग, जाति, धर्म के साथ नहीं, और निश्चित तौर पर जो शोषित था, जो वंचित था, उसको नेतृत्व दिया। और आज आप देख लीजिए, आप दूसरी पार्टियों का उदाहरण उठा करके देखिए और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण उठा करके देखिए, जिसमें हर वर्ग को नेतृत्व से जोड़ने का काम किया गया। और वो दूसरी पार्टियों को देखिए कि किस तरीके से हमेशा से, मैंने उदाहरण देखे राणा जी, जब रोजा और नमाज होगा तब लोग उनकी रोजा इख्तियार की पार्टियों में जाएंगे, मगर जब बाबा महाराज शिवरात्रि होगी, नवरात्रि होगी, तब कभी किसी का व्रत खुलवाने नहीं जाएंगे, तब किसी के शिव मंदिर में नहीं जाएंगे। और तो और धर्म के नाम पर यह बुर्दने हैं कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे। अरे भाई, नहीं जाते मंदिर के उद्घाटन में, राजनीतिक था, बाद में जाते, क्यों नहीं गए? ये इसलिए नहीं गए कि एक वोट बैंक की राजनीति, मुझे लगता नहीं कि ये जवाब आरक्षण से संबंधित है। दीपक जी, मुझे लगा नहीं कि ये जवाब आरक्षण से संबंधित है। नहीं, मैंने इसमें आरक्षण की बात को नहीं जोड़ा। मैंने जो आपने आरक्षण, मैं यही पूछ रहा था ना कि आखिर आरक्षण पर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या मजबूरी है? क्या सरकारों का फेलियर रहा ये कि अभी तक आरक्षण को हम खत्म नहीं कर पाए, जिसकी सीमा केवल 10 साल थी? अच्छा, मैं राणा जी आपसे, आप पत्रकार है, बहुत सीनियर है, क्या आरक्षण की व्यवस्था लोगों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा हूं ना कि क्या ये सरकारों का फेलियर रहा? अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सरकारों का फेलियर रहा? जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या आज शिक्षा की दर्जा में भी सारे लोग बराबर के हिस्सेदार हो, ये नहीं होना चाहिए? क्या नौकरी में भी सारे लोग हिस्से बराबर के हिस्सेदार हो? दीपक जी, लगता है आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए।
आप उसे पर्सनल ले गए। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा था, आप उसे पर्सनल ले गए। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी, 76-77 साल बाद भी अगर हम आरक्षण की बात कर रहे हो, आरक्षण देने की बात कर रहे हो, जबकि संविधान में केवल 10 साल इसकी सीमा रखी गई थी, यह मजबूरी रही राजनीतिक तौर पर सरकारों की? बिल्कुल राम जी, जो आरक्षण की बात करते हैं संविधान के अंदर में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रस्ताव रखा था कि जो दलित वर्ग है इस देश का, जिसे हम भोले भाले हिंदू कहते हैं, वो आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए और वो 10 वर्षों के लिए किया जाए ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो सके। लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी ही इसे कहा जाएगा कि लगभग जो है 76 वर्षों बाद भी आरक्षण का सिलसिला निरंतर यूं ही जारी है और उसका कोटा भी जो है वो लगातार बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते आज लगभग 27% जो है ओबीसी आरक्षण देश के अंदर में हो चुका है और कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में लगभग 50% तक भी जो है आरक्षण देने का जो है व्यवस्था किया जा रहा है। महाराष्ट्र वगैरह की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि शुरू से ही आरक्षण एक सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय राजनीति में रहा है। जहां तक बात लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर के है, तो लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को लेकर के हमेशा से चलते रहे हैं। पहले वो समाजवादी नेता के तौर पे उभरे थे जेपी आंदोलन के समय, लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, जब मंडल आयोग का रिपोर्ट आया था और इसमें जब निकल करके आंकड़े सामने आए थे कि देश में जो ओबीसी वर्ग है काफी तेजी से उभर रहा है, तो भारी संख्या में जो ओबीसी जो नेता थे निकल करके सामने आए, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपनी जो है वो एक जो कमंडल की राजनीति से बोलते हैं रथ यात्रा लेकर के निकले। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को उनके रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रुकवा दी और उन्हें कहा कि आप अब यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि बिहार में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव उत्पन्न होने जैसी स्थिति है। और उसी टाइम से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुसलमानों में एक चहेता चेहरा बन गए और तब से बिहार के मुसलमान लगातार आरजेडी के साथ रहे। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, तब से बिहार के जो मुसलमानों ने जो है उनसे थोड़ी सी जो है वो मनमुटाव करके कुछ मुसलमान आरजेडी के साथ चले गए, कुछ जेडीयू के साथ चले गए और कुछ कांग्रेस के साथ चले गए। अब लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अगर इस चुनाव में ओबीसी वर्ग और फॉरवर्ड क्लास अगर उनका साथ नहीं देता है तो सिर्फ यादव के वोट से जीत पाना मुश्किल है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने आज अपना तुरुप का पत्ता जो है चल दिया है और प्रश्न के जवाब में ही मान लीजिए, लेकिन उन्हें साफ तौर पे कर दिया कि जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया है, जो कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को काट करके दिया है। अगर बिहार में भी ऐसा ही अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुसलमान फिर से आरजेडी के साथ आ जाएंगे और उनका जो एमवाई समीकरण है वो फिर से बिहार में फिट बैठेगा। इसी कारण से आज उन्होंने इस तरह बयान दिया। लेकिन अपना बयान देने के 4 घंटे बाद फिर किंतु परंतु करके थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको ये लगा कि शायद अब हिंदू नाराज ना हो जाए। बिल्कुल, और यही कारण है कि तुरंत ही जब लालू प्रसाद यादव को एहसास हुआ कि इस मुद्दे को जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मुद्दा तुरंत ही बना लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद यादव के बयान आने के बाद ही उन्होंने अपने अगले चुनावी भाषण में साफ तौर पे कहा कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था और जिसका मैं अंदेशा बार बार जता रहा था कि ये लोग हर हाल में ओबीसी वर्ग का आरक्षण काट के, दलितों पिछड़ों का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं, आज वो लालू प्रसाद यादव के मुख से साबित हो गया कि वो सच में अगर सत्ता में वापसी करते हैं या आते हैं या उनको अगर बहुमत मिलता है तो वो दलितों का आरक्षण जो है काट कर मुसलमानों को देंगे। तो फिर लालू प्रसाद यादव को जब एहसास हुआ कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, पीएम मोदी तुरंत इसको हाथों हाथ ले लिया अपने चुनावी मुद्दों के अंदर में, तो फिर से डैमेज कंट्रोल में वापस आरजेडी जुट गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी लंबे समय तक जब तक चुनाव चलेगा तब तक इसे अपना मुद्दा जो है बनाते रहेगी। ये भी सीमा रखी गई कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी लगातार तमाम प्रदेशों में या राज्य सरकारें कोशिशें करती हैं अपने आधार पर कि इस सीमा को बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में ऐलान भी कर दिया कि हम 50 के पार इसकी सीमा रखेंगे। देखिए, जब ओबीसी आरक्षण जब मनमोहन सिंह के टाइम में जब 27% किया गया था तो उस समय भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इससे ज्यादा समय इसका जो प्रावधान है नहीं कर सकते हैं। 27% से ज्यादा अगर आप करेंगे तो अन्य जो जाति धर्म के लोग हैं उनके ऊपर से प्रभाव पड़ेगा और इसका जो क्वालिटी जो प्रोडक्टिविटी होती है, चाहे एजुकेशन की बात करें चाहे नौकरी की बात करें, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद से इसके ऊपर कुछ दिनों के लिए विराम लग गया था।
लेकिन इस मामले को फिर से चुनौती दी गई, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटक की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहां पर भी बहुत सारे जो जाट नेता राजस्थान के अंदर मांग करते रहते हैं कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर जो विदर्भ में जो है, जो मराठवाड़ा है, वो कहता है कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए और इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक मामला वापस से दायर किया गया और कहा गया कि आप जो है 27% जो आपने जो बाउंडेशन जो लगा रखा है, आप इसको फिर से पुनर्विचार कीजिए ताकि हम इनको आरक्षण दे सके। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आरक्षण तो दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है समय सीमा, लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद से धीरे धीरे जो है कुछ राज्यों में जो है सर्वे कराया जाने लगा और उसी सर्वे के आधार पर जो है आरक्षण की सीमा जो है समय जो प्रावधान है, उसकी जो लिमिट है वो लगभग जो है बढ़ करके 50% तक पहुंच गई और अब लगता है कि इससे कहीं ज्यादा ना चले जाए, इसलिए अब चुनावी मुद्दा बनकर के जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है वो आरक्षण छाया हुआ है। जी ठीक है। सचिन जी, क्या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति के आधार पर आरक्षण की बात सामने आई है और इसीलिए आरक्षण की बात बढ़ चढ़कर की जाती है ताकि वोटों को बटोरा जा सके, और यही मजबूरी लालू प्रसाद यादव की रही? सचिन जी की आवाज नहीं आ रही है। सचिन जी जी हाँ जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाजपा है या एनडीए सरकार है, वो भी मुसलमान के लिए अगर कोई हितैषी कानून लाती है या योजनाएं बनाती हैं या लाभकारी कोई कुछ बयानबाजी उनका आता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जब हमारे नेता कहीं से अगर मुसलमान के बारे में या किसी दलित, अति पिछड़ा या अन्य समाज के बारे में कुछ कहते हैं तो भाजपा और एनडीए और प्रधानमंत्री जी के पेट में लगता है। आप एक दो योजनाओं के नाम गिनाइए जरा सचिन जी, कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो स्पेशल किसी एक वर्ग के लिए चलाई गई? यहाँ तो बिहार में ही है, एनडीए की सरकार थी, तालमी मरकज का बहाली हुआ, टोटली उर्दू से जो पढ़े हुए थे उनकी बहाली हुई, उर्दू और जो उर्दू से पढ़े हुए की बहाली हुई या मुस्लिम लोगों की बहाली? उर्दू से तो हिंदू भी पढ़े होंगे दो चार। शिक्षक थे उनको परमानेंट किया गया, तो मुस्लिम वर्ग के लोग न थे जी, तो उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे नेता अगर कुछ हित ऐसी बात करते हैं, चाहे उनके आरक्षण की बात करते हैं, चाहे उनको लाभ देने की बात करते हैं, तो उस समय भाजपा। अच्छा, तो सचिन जी आपको ये फर्क नजर नहीं आता कि किसी को पूरा आरक्षण देने की बात कही गई या फिर कोई जो रोजगार पर पहले से था उसे परमानेंट कर दिया गया, किसी एक विषय को ही लेकर? दोनों में फर्क नजर नहीं आता? कहीं से इस चुनाव को फिर से रंग दिया जा रहा है, धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। रंग कौन दे रहा है? अरे भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है। भाजपा के प्रधानमंत्री जी आज न हमारे नेता बोले हैं मुसलमान आरक्षण के विषय में, लेकिन आज से एक सप्ताह पहले से चुनावी सभाओं में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी गरज कर बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन और अन्य जो कांग्रेस और राजद के लोग हैं चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। मतलब पहले से इनका प्री प्लानिंग है किसी तरह से धर्म के अच्छा, तो लालू प्रसाद यादव ने बयान इसीलिए दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर और बीजेपी के बयानों पर मुहर लग सके कि वो सच कह रहे थे? ना ऐसा नहीं दिया। अगर कोई सवाल किया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने हाँ कह दी, तो हाँ कहने का मतलब ही नहीं था कि वह जो है वो बिल्कुल आरक्षण के पक्षधर हैं। लेकिन जो बात यानी कि लालू प्रसाद यादव जिस बात को कहते हैं उस पर अमल नहीं होता है? ना काहे नहीं अमल होता है? तो आप ही तो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ कह दिए ऐसे ही, बात जरूरी थोड़ी है कि दे ही देंगे। तो फिर तो वही बात हुई ना कि कह दिया लेकिन अमल हो या ना हो वो अलग बात है ना। जैसे जिस प्रकार से सवाल किया गया उनसे वैसा उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं अपना हुकारी भर दी। किसी भी नेता से जिस तरह से डैमेज कंट्रोल वो अब कर रहे हैं सचिन जी जैसे डैमेज कंट्रोल अब कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि सामाजिक आधार पर आरक्षण होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है, तो ये बात तो तब भी कह सकते थे वो। तो अचानक प्रश्न किया गया, जवाब हाँ मैं कर दिया, तो इसका ऐसा नहीं अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी हमेशा हमारे नेता जो है अकलियत पिछड़ा अक्सर समाज के हितैषी की बात करते हैं और सबकी आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर करने की। दीपक जी, आखिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनाव जीतना, यह अर्थ निकाला जाए?
देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास के मुद्दे के साथ इस लोकतंत्र के महोत्सव में जो लगातार 10 साल के किए गए कार्य हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई हैं, उसकी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं अभी हमारे आदरणीय अजीत जी भाई बोल रहे थे, इनको ये बात समझ में नहीं आई कि भाजपा के जवाब में दिया। इनको ये बात महसूस होना चाहिए कि जिनके साथ इनका गठबंधन है, जिनके साथ इनका गठबंधन है, वो लोग ये कहते हैं कि देश की संपत्ति पर और देश के माने व्यवस्था पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो ये उसके साथ बोलने का काम कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है, योजना कोई सी हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भेद ना करके, किसी धर्म के नाम पर भेद ना करके सबका साथ और सबका विकास सबके विश्वास के साथ किया। तो किसी जाति और धर्म को देखकर मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। मगर कहीं ना कहीं, और आज जो लोग आपने उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा होगा, जब 2012 में 17 में समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, तब किस तरीके से मस्जिदें तो बनवाई गई, मजारे बनवाए गए, कब्रिस्तान बनवाए गए, मगर कभी कोई स्थान पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया गया, किसी मंदिर को नहीं बनवाया गया। क्या कराया गया? राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम मंदिर के विरोध में खड़े रह गए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार ऐसे सबके लिए। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बाकी के बचे हुए 4 चरण पर इसका कितना असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने हाथों हाथ ये बयान लपका और इसको मुद्दा बना लिया है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।